देखो, आज हम लोग फंक्शंस में से फर्स्ट से लेके सिक्स तक के फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट से लेके सिक्स तक, है ना। और जो लास्ट वाला है ये काफी बड़ा है, तो इसको हम कल और परसों में, है ना। वैसे मैं ट्राई करता हूँ, देखो मैं कोशिश करूंगा कि कल ही 2 घंटे की क्लास रख लूँ मैं। अगर सुबह रखनी पड़े तो मैं ट्राई करता हूँ, है ना, ताकि संडे तुम लोगों का फ्री हो जाए, तुम लोग रेस्ट करो, मजे करो, है ना। लेकिन अगर नहीं हो पाता ऐसा मैनेज, तो फिर कल भी और फिर संडे को 1-1.5 घंटे की क्लास हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उससे हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चलो तो बच्चों, पहला वर्क हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वर्क है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी, या इसको करेंसी अथॉरिटी भी कहा जाता है। अब बच्चों, इसके बारे में हम बहुत पहले ही बात कर चुके हैं, बार बार बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा समझाने की इसको जरूरत है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसके पास एक मोनोपोली राइट है जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ अकेले उसी के पास है। वो है करेंसी इशू करने का। ठीक है, हाँ, 1 रुपए की जो करेंसी, जो नोट है, वो कॉइन जो है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, वो इशू करता है ना। और उस पर साइन भी किसके होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी करेंसी है, वो सब इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल बैंक हैज द एक्सक्लूसिव राइट। पढ़ो क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट, या फिर जिसको मोनोपोली राइट कह सकते हैं, ऑफ इशूइंग नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स विच आर इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बच्चों, ये वाली चीज हम लास्ट चैप्टर में, जब मैंने मॉनेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया था इंडिया का, वहां पे मैं बता चुका है ना। तो यहाँ भी आ गया, वहां भी आ गया, वहां थोड़ा डिटेल में था, तो देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। याद रखना, इस फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। ठीक है, आगे पढ़िए। द नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। बच्चों, याद है सभी को मैंने ये बताया था, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था। मुझे बताओ, कॉइन्स कौन से लीगल टेंडर मनी होती है, और नोट्स कौन सी लीगल टेंडर मनी होती है? कॉइन्स होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, और नोट्स होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मैंने बताया था कि 2000 तक का जो आप कुछ परचेज वगैरह कर सकते हो, वहां पे अगर आप कॉइन्स से अगर पेमेंट करोगे तो सामने वाले को लेना पड़ेगा, सामने वाला बाउंडेड है। लेकिन अगर आप मोर देन 2000 का पेमेंट करते हो, बड़े ट्रांजेक्शन करते हो, और वहां पे आप बक्सा भर के सिक्के ले जाते हो, क्या सामने वाला बाउंडेड है उसको लेने के लिए? नहीं। तो याद रखना, कॉइन सिर्फ लिमिटेड यूज हो सकते हैं, इसलिए वो लिमिटेड लीगल टेंडर कहलाता है। जबकि नोट्स जो होते हैं ना, वो नोट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। इसका मतलब, ये जो नोट्स आपके हैं, इनको आप कितनी भी मात्रा में यूज कर सकते हो, बड़े से बड़ा पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, सामने वाला कभी मना नहीं करेगा। ठीक है, क्या सभी को याद है बच्चों? ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वर्ड यस याद सर। रखना कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करती है, जो नोट इशू करती है, नोट स्पेशली नोट, वो कौन से होते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। ठीक है, अगर आ जाता है एग्जाम में तो याद रखना, हमें आना चाहिए। किसी ने इतना डिटेल में पढ़ा हुआ नहीं जितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। कॉइन्स अगर होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। और नोट्स को क्या कहा जाता है बच्चों? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, कितना भी यूज करो, बड़े से बड़ा पेमेंट करो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, दूसरा पढ़े। और बच्चों, ये अगला पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं। ये भैया, सीधी सी बात ये है कि भाई, जितनी भी करेंसी इशू की जाती है, वो ऐसे ही हवा में इशू नहीं कर देते। उतना आपको, जितनी करेंसी इशू करोगे, उतना आपको गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व आपको बैक करना पड़ता है ना। जितना आप इशू करना चाहते हो, फॉरेन जो करेंसी आप इशू करना चाहते हो, उतनी वैल्यू के इक्वलेंट आपको क्या रखना पड़ता है? गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से आपकी मनी की वैल्यू होती है भाई। अब वैल्यू कैसे होती है? अब जरा सोच के देखो, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स को ऐसे ही छाप दे, है ना, और उसके पीछे कुछ ना रखे, उसको किसी एसेट से बैक ना करे, तो धड़ाधड़ नोट ही छापते जा रहे हैं, और वो नोट ही नोट हो गए हमारे पास, हर जगह नोट नोट हो गए, बहुत सारी मनी हो गई। क्या उस मनी की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन जब आपको पता है कि हमारे यहाँ मनी कितनी कीमती है, क्यों? क्योंकि मनी उतनी ही है इकोनॉमी में जितनी वैल्यू की गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी है, तो फिर आप उसकी वैल्यू करोगे कि हाँ यार, मनी की वैल्यू ज्यादा है ना।
तो बहुत ज्यादा मनी हम खर्च ना करें या मनी सर्कुलेशन में ज्यादा ना आ जाए, है ना, इस बात का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है। सर ये डीमेरिट भी तो हो सकता ये डीमेरिट हो सकती है, लेकिन अभी अभी देखो, अभी जब तुम पढ़ोगे क्रेडिट कंट्रोल जो लास्ट वर्क में पढ़ाऊंगा, तो बेटा ध्यान रखना कि ये डीमेरिट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि जितनी कम करेंसी होती है ना, या फिर मैं बोलूं कि लिक्विड मनी जितनी कम इकोनॉमी में होती है उतना अच्छा होता है, क्योंकि लिक्विड मनी ज्यादा होने से सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। अगर ज्यादा लिक्विड मनी इकोनॉमी में होती है, सब लोग सुन ले बात, अगर ज्यादा लिक्विड मनी इकोनॉमी में होती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो वो खर्च करने से कतराते नहीं है, और जब लोग खुले दिल से खर्च करेंगे तो याद रखना उससे प्राइस बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन आता है तो महंगाई बढ़ती है, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। ठीक है, तो याद रखें कि ये एक बहुत अच्छी चीज है, आपकी मनी की वैल्यू होनी चाहिए, और हमारी मनी की वैल्यू है उतना ही इशू होता है जितना आरबीआई जरूरत समझती है ना। और जितना इशू होता है उसको किससे बैक करते हैं बच्चों, याद रखें, एक तो गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। और मिनिमम कितनी वैल्यू का हम इशू कर सकते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था 200 करोड़ का इशू किया जाता है एक बार में जब भी करेंसी इशू होती है। और उसमें से भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 115 करोड़ का क्या होता है बच्चों, गोल्ड होता है, और 85 करोड़ का क्या होता है, फॉरेन करेंसी होती है। क्या सभी को याद है, ये बताया था मैंने, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छी बात है, सभी लोग याद रखें। तो आगे पढ़ो एक बार। सेंट्रल बैंक इज obliged to back the currency with assets of equal value such as gold and foreign currency। ठीक है, ऐसे ही हम इशू नहीं कर देते। याद रखें कि करेंसी इशू के पीछे आपको गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी भी रखनी पड़ती है, तभी जाके आप करेंसी इशू कर सकते हो। टू एनहेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। देखो वैसे तो पेपर करेंसी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू तब है जब उसको किसी ना किसी एसेट से बैक किया जाए। ठीक है, और वो एसेट हम क्या रखते हैं, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रखते हैं, उसी से हम इसको बैक करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, सभी लोग याद रखें। पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट है, 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं वो सब कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ठीक है, और जो नोट्स इशू होते हैं वो नोट्स होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो करेंसी हम इशू करते हैं उसके पीछे एसेट्स को बैक किया जाता है, और एसेट में क्या होता है, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी होती है, और ऐसा करने से पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है पेपर करेंसी में। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। सेकंड जो फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक का, वो है बैंकर टू गवर्नमेंट। बच्चों याद रखना, जैसे हम लोगों का बैंकर कौन होता है, कमर्शियल बैंक्स, उसी तरह से कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट इन दोनों के बैंकर कौन होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक। तो दोनों का बैंकर पढ़ेंगे हम। देखो पहला अभी हम पढ़ रहे हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट, और आगे आने वाला है बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो बैंकों का भी बैंक है और गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो सेंट्रल बैंक दो लोगों का बैंक होता है। किस किस का बैंक होता है वो, हम जैसे सामान्य लोगों का बैंक नहीं है, वो गवर्नमेंट का बैंक है, और साथ ही साथ वो बैंकों का बैंक है। ठीक है, इसीलिए उसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का बैंक। बेटा याद रखना, एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए 3 रोल अदा करता है। 3 रोल अदा करता है। पहला तो होता है बैंकर का, वो बैंकर है हमारा, हाँ डेफिनेटली सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है। ठीक है, दूसरा काम गवर्नमेंट के लिए ये जो करते हैं बेटा वो होता है एजेंट का, ये एज अ एजेंट भी काम करते हैं, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, और तीसरा जो काम होता है बच्चों वो होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें, 3 रोल यहाँ पे हमने पढ़े। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 रोल अदा करता है, सभी लोग याद करें, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, अब इन तीनों में क्या क्या काम होते हैं वो जरा हम एक बार देखते हैं। एज अ बैंकर क्या काम करते हैं बच्चों, ये याद रखना। एज अ बैंकर पहला काम जो सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट के लिए वो होता है कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर क्या देता है, मनी देता है। ठीक है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर ये मनी देता है। ठीक है, लोन वगैरह एडवांसेस वगैरह दे देता है। दूसरा काम जो सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट के लिए कि वो है कि गवर्नमेंट के जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं करता है।
ठीक है, गवर्नमेंट के जो रिसीट्स एंड पेमेंट है वो ये करता है। ठीक है, और एक और तीसरा जो वर्क है, एक बार देखते हैं क्या था, माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है। और एजेंट के तौर पे क्या होता है भाई, एजेंट क्या होता है मुझे बताओ। एजेंट होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे। मान लो बच्चों की मैं एक एजेंट हूँ, ठीक है, और मैं एजेंट किसका हूँ, मान लो मेरा एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन रहता है जयपुर में। वो जयपुर से घेवर बना के भेजता है और मैं कोटा में उसकी सेलिंग करता हूँ, मैं उसका एजेंट हूँ। और एजेंट बदले में क्या लेता है, आपसे कमीशन लेता है। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको एजेंसी रिलेशन कहते हैं, है ना। और ये जब तुम आगे जाओगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब तुम पढ़ोगे ना, तो वहां पे एजेंसी का रिलेशन क्या होता है वहां तुम डिटेल में पढ़ोगे, है ना। सिर्फ मैं अभी बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूं। तो ये सेंट्रल बैंक एजेंट कैसे हुआ भाई। भाई एजेंट का काम क्या होता है कि आपके लिए वो कोई ना कोई चीज बेचता है। क्या रिजर्व बैंक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेचता है क्या, किसी को मालूम है। क्या रिजर्व बैंक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेल करता है। बच्चों बिल्कुल करता है। क्या सेल करता है, याद रखें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या सेल करता है रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, ऐसे याद रख लो, उनको सेल करने का काम कौन करता है, एजेंट बन के। वो काम करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, याद रखें, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, या फिर हम बोलें कि गवर्नमेंट के जो शेयर्स वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, उनको सेल करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। और बदले में सेंट्रल बैंक कमीशन पाता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और तीसरा काम बच्चों ये क्या करता है गवर्नमेंट के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब क्या है कि ये आपको फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस करेगा। तुमने देखा होगा कि अभी बहुत ज्यादा इस पे डिबेट भी होती थी जब जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम अगर तुमको याद होगा, हमारे यहाँ पे एक आरबीआई गवर्नर थे, रघुराम राजन। नाम सुना है किसी ने। यस सर। रघुराम राजन बहुत दिखने में भी स्मार्ट थे और बहुत ज्यादा माइंडेड थे। तो उस टाइम बड़ी डिबेट चला करती थी कि वो जब कांग्रेस के टाइम पे थे तब तो इतना इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने उनको हटा दिया, और वो क्या काफी ज्यादा इंटरफेयर करते थे, मतलब जरूरत से ज्यादा बोलते थे। अब वो जरूरत कितनी है कितनी नहीं है वो सब बात की चीज है। लेकिन एक राइट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कि गवर्नमेंट को वो मॉनेटरी पॉलिसी पे, और यहां तक कि मैं बोलूं कि जिस भी चीज का रिलेशन पैसों से है, मनी से जिसका भी रिलेशन है, उस हर चीज पे एडवाइस दे सकता है सेंट्रल बैंक, हर चीज पे। और इनको ये राइट है, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी गलत है, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई गलत डिसीजन लेती है, और अगर आरबीआई को लगता है कि वो गलत है, तो आरबीआई उस पर इंटरफेयर करेगा, आपको सही एडवाइस देगा कि सर आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, मानना नहीं मानना किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन ये आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करता है, और बहुत जरूरी नीतियों के मामले में ये एडवाइस भी करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो याद रखें कि तीन बहुत जरूरी काम गवर्नमेंट के लिए करता है, यही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जरा पढ़ो, सेंट्रल बैंक क्या है भाई गवर्नमेंट के लिए, इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये तीन चीज करता है। अब इसमें से एक एक को हम पढ़ लेते हैं। एज अ बैंकर ये क्या करता है भाई, एज अ बैंकर, नंबर वन, इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। बिल्कुल भाई, गवर्नमेंट का खाता कहाँ खुला होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट रिजर्व बैंक में होता है, सेंट्रल बैंक में होता है। और वो जो करंट अकाउंट गवर्नमेंट का है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, वहीं पे अकाउंट होता है, और बैलेंसेस वगैरह और जो भी देखरेख वगैरह करनी होती है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, उसको मैनेज करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, दूसरा, इट एक्सेप्ट्स रिसीट एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। बच्चों ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीट्स भी लेता है और पेमेंट्स भी करता है, सेंट्रल बैंक का एक जरूरी काम है। और तीसरा काम, इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट for temporary period. The government borrows money by selling treasury bills to central bank. बच्चों इसमें ये बताया जा रहा है हमें कि जो गवर्नमेंट है वो लोन भी ले लेती है, किससे, वो लोन ले लेती है सेंट्रल बैंक से। अच्छा, अब ये क्या लाइन लिखी सर, गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू सेंट्रल बैंक। देखो, अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि गवर्नमेंट जब लोन लेती है किससे, सेंट्रल बैंक से,
तो इसके बिहाफ पे कुछ देती नहीं है क्या सेंट्रल बैंक? बेटा बिल्कुल देती है। और ये एग्जाम्पल दिया गया है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भी एक तरह की सिक्योरिटी है, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक को ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। जितनी वैल्यू की मनी गवर्नमेंट लेना चाहती है, ठीक है, उतनी वैल्यू की ट्रेजरी बिल्स वो किसको प्रोवाइड करवा देती है? सेंट्रल बैंक को, ठीक है। और सेंट्रल बैंक उनको यूज कर सकता है जैसा वो ठीक समझे उस तरह से, ठीक है। फॉर मॉनेटरी पर्पसेस उसको यूज कर सकता है। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, बस ये आपको वर्ड याद रखना है। वर्ड क्या है कि गवर्नमेंट जो मनी बोरो करती है ना, वो कैसे करती है? बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक को क्या बेच देती है, क्या दे देती है? ट्रेजरी बिल्स दे देती है। तो बच्चों तीन वर्क याद रखो तुम तो, बस बहुत सीधे सीधे, बहुत इजी इजी तीन वर्क है। इसको मैं भूल रहा था फर्स्ट वाले को, है ना। तो फर्स्ट वाला क्या है? इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। नंबर वन, ये कैश बैलेंसेस के लिए करंट अकाउंट मेंटेन करता है, गवर्नमेंट का करंट अकाउंट। दूसरा, इट एक्सेप्ट्स रिसीट एंड मेक्स पेमेंट फॉर गवर्नमेंट। और इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड। द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने पहला रोल पढ़ लिया इसका कि गवर्नमेंट के लिए ये क्या है? बैंकर है। और बैंकर होते हुए ये तीन काम करता है। ये तीनों काम हमको याद रखने हैं, ठीक है। ये तीन जरूरी काम करता है। अगला वर्क जो ये करता है बच्चों वो है एजेंट, ठीक है। पढ़ लो भाई क्या लिखा है? इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों ये एक बीच का एजेंट है। ये गवर्नमेंट से सिक्योरिटी खरीद करके लोगों को बेचते हैं, या बैंक्स को बेचते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं, और बदले में कमीशन पाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एजेंट भी है। ये गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट है, ये ध्यान रखना। ये एजेंट का हो गया, बस एक ही लाइन थी इसमें। तीसरा, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बच्चों फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे सेंट्रल बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। मैंने क्या बोला? जिस भी चीज का रिलेशन मनी से है ना, उस हर चीज में इंटरफेयर करने का राइट है किसको? आरबीआई को। लेकिन सिर्फ इंटरफेयर करने का, डिसीजन मेकिंग का नहीं, वो गवर्नमेंट के पास है ना। तो आप जरूरत से ज्यादा अगर परेशान करोगे गवर्नमेंट को, तो फिर वो बोलेंगे जरूर कि यार ये ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। जैसा कि हुआ था 2014-15 में। तो फिर वो आरबीआई गवर्नर को ही चेंज कर दिया था इन्होंने, है ना, किसी और को लेके आ गए थे। चलो खैर, ये बच्चों सेकंड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। फटाफट से पूरा पढ़ लो और मुझे बता दो क्या समझ में आ गया सबको, यस और नो। अच्छा मुझे कोई बताएगा अभी प्रेजेंट में कौन है आरबीआई गवर्नर? नॉलेज की बात है। नहीं पता किसी को भी? बेटा अभी प्रेजेंट में जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। और ये 2018 में लगे थे जो अभी तक ये है ना, शक्तिकांत दास। चलो खैर, उसके पहले उर्जित पटेल थे, फिर उसके पहले रघुराम राजन थे, है ना। रघुराम राजन को हटा करके उर्जित पटेल को लगाया गया था, है ना? चलो खैर बच्चों क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, बस मेन पर्पस याद रखने का है, इसको लर्न कर ले सब लोग। पहला काम क्या था आरबीआई का? ये इशूइंग अथॉरिटी है, ये नोट इशू करती है। दूसरा, ये गवर्नमेंट का बैंकर है, ना सिर्फ बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, तीनों को समझाना है। अब आते हैं तीसरे वर्क पे, तीसरा और जरूरी, ये है भाई बैंकर्स बैंक। अरे बैंकों का बैंक है ये तो, महाबैंक कह सकते हो उसको, बैंकों का बैंक। कि भाई जो काम हम लोग करवाते हैं अपने कमर्शियल बैंक से, वही काम कमर्शियल बैंक किससे करवाते हैं? रिजर्व बैंक से या सेंट्रल बैंक से, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ना, बैंकर्स बैंक। और याद रखिए बच्चों, ये बैंकों का बैंक तो है, ये बैंकों की हेल्प तो करता है, लेकिन ये इसका एक और रोल है, वो है सुपरवाइजरी रोल। ये उन पे देखरेख भी करता है कि कहीं कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, या फिर कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा, ठीक है। तो एज अ सुपरवाइजर भी ये काम करते हैं। तो दोनों चीज हमें पढ़नी है, ये बैंकर्स बैंक भी है और एज अ सुपरवाइजर भी है। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया यहाँ पे, तो हमें समझ में आ जाएगा। पढ़ो,
as a bankers bank, it has almost the same relation with other banks in country. बच्चों जैसे हम जैसे हाउस होल्ड्स का रिलेशन है कमर्शियल बैंक से, उसी तरह से कमर्शियल बैंक्स का रिलेशन किससे है? सेंट्रल बैंक से। ठीक है, वही हमको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर्स देम लोन। बहुत सीधा सा वर्क है कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता भी है और उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है। और ये दोनों वर्क कमर्शियल बैंक के भी थे। तुम्हें याद होगा कमर्शियल बैंक के भी दो फंक्शन थे, लेकिन वो किसके लिए होते थे? हम जैसे आम लोगों के लिए। लेकिन यही दोनों काम सेंट्रल बैंक भी करता है। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक है। तो ये तो हो गया भाई बैंकर्स बैंक। बहुत सीधा फंडा है कि ये बैंकों का बैंक है। क्यों? क्योंकि ये बैंकों को लोन भी देता है और बैंकों का पैसा अपने पास रखता भी है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, भाई ये सुपरवाइजर कैसे है? जरा पढ़ो। देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। भाई हमारे यहाँ पे तुमको पता है कमर्शियल बैंक कितने सारे हैं, ढेर हैं, और नए नए भी आते जा रहे हैं। जब बच्चों इतने सारे बैंक होते हैं ना, तो एक आपको सुपरविजन अथॉरिटी चाहिए जो उनको रेगुलेट करे और उनकी देखरेख करे, और वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे इस चीज की देखभाल करे। तो वो सुपरविजन अथॉरिटी कौन होती है? वो सुपरविजन अथॉरिटी भी सेंट्रल बैंक होती है ना? जरा पढ़ो। देयर शुड बी सम एजेंसी। एक एजेंसी होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो क्या करे बच्चों? उन कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट एंड सुपरवाइज करे, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग, ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। बच्चों एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक क्या करता है? रेगुलेट भी करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल भी करता है। द रेगुलेशन बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग। अब बच्चों याद रखना, सुपरवाइजर कैसे है वो काम बता रहा है आपको। उनकी लाइसेंसिंग करना, ब्रांच एक्सपेंशन करना, नई ब्रांच ओपन करनी है तो लिक्विडिटी ऑफ एसेट कितनी लिक्विड आपको रखनी है बैंक्स को अपने पास, वो रखना। उनका कॉमन मैनेजमेंट, उनका मर्जिंग, जब बैंक आपस में मर्ज हो जाते हैं। तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, खैर तुम बहुत छोटे होंगे उस टाइम, लेकिन 2005-6 के आसपास मुझे याद आ रहा है कि एक बैंक ऑफ राजस्थान था, अगर तुमको याद हो तो वो बैंक ऑफ राजस्थान जो था उसको टेक ओवर कर लिया था आईसीआईसीआई बैंक ने, बैंक ऑफ राजस्थान को। किसी को मालूम है ये बात? नो सर। नहीं नो पता, कोई सर। बात नहीं, याद रखना बैंक ऑफ राजस्थान था जिसको मर्ज कर लिया था, मतलब टेक ओवर कर लिया था, है ना? तो टेक ओवर जब कोई करता है दूसरा बैंक किसी को, है ना, तो अब जैसे तुमको याद होगा पहले एक बैंक हुआ करता था, ये सबने सुना होगा, एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये तो सुना होगा सबने? नहीं सुना? यस ये भी सर। नहीं सुना? सुना है? अच्छा नो सुना है, सर। ठीक है। ये जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट बैंक हमारी कंट्री में थे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ये, स्टेट बैंक ऑफ वो। तो जितने भी स्टेट बैंक ऑफ थे सभी को मर्ज करके सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको कहीं भी दूसरा फलाना ढिमकाना स्टेट बैंक नहीं मिलेगा, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये होता है मर्जिंग। और एक होता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब बैंक को बंदी कर देना। तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते बैंक, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक सुपरविजन के ये सारे काम करता है, लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ सर ये एसेट। कब हुआ था? क्या चीज बेटा? जब सारे बैंक को मिला दिया था और बस एसबीआई था बस। बेटा इसको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये शायद 2009-10 की बात है। रुको एक सेकंड में चेक करके बता दूं प्रॉपर, तुमने पूछा है तो। 1 सेकेंड। एसोसिएट बैंक्स जो थे उनको मर्ज किया गया था। ये हुआ था बेटा आपका, नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा ही, पता नहीं इसमें डेट कैसे दिखा रहा है, 2017 दिखा रहा है इसमें। ओके, जहां तक मुझे याद था ये 10-11 के आसपास, पता नहीं, हो सकता है गलत याद रह गया मुझे, है ना? तो बच्चों ये 2017 में ऐसा हुआ था कि कई सारे बैंक्स थे, है ना,
जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इन सबको मर्ज करके क्या कर दिया था, इन सबको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया था, एक कॉमन बैंक बना दिया था। ठीक है, चलो फिर अच्छा इसका एक नाम और है, चलो बात उठी है तो तुम्हें बता ही दूं, इसका एक नाम और है। यहाँ पे बैंकिंग को क्या किया गया, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड? बच्चों यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड किया गया। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये तुम पढ़ोगे जब तुम आगे जाओगे और तुम मनी एंड बैंकिंग पढ़ोगे तो वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ने को तुम्हें मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़े। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन। बच्चों याद रखना, सेंट्रल बैंक्स अपनी टीम बना करके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करता है, टाइम टू टाइम भेजता है और उनसे रिपोर्ट्स भी लेता है और रिटर्न जो फाइल करते हैं उनको जांचता है। याद रखें ये इतने सारे काम हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जरा बोलो कौन कौन से? लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट, मैनेजमेंट, मर्जिंग, वाइंडिंग अप। ये जितने भी काम हैं ये सारे काम सेंट्रल बैंक करता है। और ये किस रोल के बारे में है? ये है रोल एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी रोल है। ठीक है, देख रेख करने वाला। चलो ये हो गया बच्चों थर्ड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं फोर्थ फंक्शन पे और ये है काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? कस्टडियन का मतलब जानते हैं बेटा क्या होता है? कस्टडी में होना, मतलब अगर मेरी कस्टडी में कोई चीज है तो उसकी देखरेख मैं करता हूं, उसकी देखभाल मैं करता हूं, इसलिए हम कहते हैं कस्टडियन। जैसे मान लो कि तुम में से कोई बाहर जाता है और तुम्हारी कार तुम्हारे घर पे पार्क करने से अच्छा तुमने सोचा चलो सर के यहाँ पे पार्क कर जाते हैं ताकि हम 1-2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो सर उसकी कस्टडियन बन जाएंगे। तो मैं, मेरी कस्टडी में तुम्हारी कार रहेगी, मैं उसको देख लूंगा, ना कोई तोड़फोड़ होगी ना उसकी चोरी होगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम भरोसे पर मेरे पास छोड़ गए। इसको कहते हैं कस्टडी। इसी तरह से हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जितना भी फॉरेन मनी है, वो सब किसकी कस्टडी में होता है? वो होता है सेंट्रल बैंक की कस्टडी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टडी में। ठीक है, ये बात सब लोग याद रखना। और एक जरूरी बात और मैंने कल भी बताई थी कि जो हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स डिसाइड होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होती हैं वो भी कौन करता है? वो किसके अंडर में होती है बच्चों? वो होती है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में। वैसे मैं तुम्हें एक जनरल बात बता दूं, $1 कितने का चल रहा है? 70, 72, ये तुम देखते होंगे। और तुमने बच्चों ये भी देखा होगा कि ये हर दिन ही चेंज होती है, यस और नो? भले पॉइंट्स में होती है लेकिन होती जरूर है। सबने देखा है? हम रोज न्यूज में सुनते हैं बेटा कि $1 72 का हो गया, फिर 72.5 का हो गया, 72.7 का हो गया, है ना? ऐसे हम सुनते रहते हैं। ये क्यों होता है? ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर जो हम लोगों का रहेगा, मतलब ऐसे बुक के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए एक तो होता है बच्चों फिक्स्ड सिस्टम, हम लोग पढ़ेंगे, और एक होता है फ्लेक्सिबल सिस्टम, वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी तुम्हें हल्की नॉलेज में दे रहा हूं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स में क्या होता है भाई कि एक्सचेंज रेट जो होती है वो फिक्स कर दी जाती है। ओके, एक्सचेंज रेट फिक्स कर दी जाती है और पूरा कंट्रोल उस पर आरबीआई का होता है 100%। ठीक है, और दूसरी होती है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होती है जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग आप उसको फ्री छोड़ देते हो कि वो चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। तो ना तो हम फिक्स सिस्टम रखते हैं और ना ही हम फ्लेक्सिबल सिस्टम रखते हैं, हम इन दोनों के बीच का रास्ता एक रखते हैं जिसको कहते हैं फ्लोटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो फ्लोटिंग सिस्टम हम लोग रखते हैं, ना तो हम फिक्स एक्सचेंज रेट रखते हैं ना ही हम फ्लेक्सिबल रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बिल्कुल चेंज हो रही है, या ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही फिक्स है। हम लोगों ने सिस्टम अपना रखा है कि हम लोगों ने मार्केट पे भी छोड़ रखा है कि किसी भी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई जितनी है उसके अकॉर्डिंग उसकी रेट को डिसाइड होने दो। प्लस साथ में आरबीआई का कंट्रोल भी उस पे है, फिक्स भी साथ ही साथ में वो, क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर आने लगेगा तो फिर कंट्रोल किसका आ जाएगा? आरबीआई का, और आरबीआई उसको फिक्स कर देगा। भाई ज्यादा चेंज हो रहा है, नहीं 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 भाई, ₹1, ₹2, 0.5, 0.7 ये वो फ्लेक्सिबल है चलेगा, लेकिन ज्यादा फ्लक्चुएशन हो तो फिर वहां पे रोल में आ जाता है आरबीआई और उसको फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखें कि 2 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे यहाँ चलते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ जो कंट्री में पर्टिकुलरली चलता है वो चलता है इनके बीच का, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग मॉनेटरी सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। अभी लिखा हुआ है मैंने, एक बार पढ़ लो सब लोग। पहली जरूरी बात कि सेंट्रल बैंक को ये राइट दिया किसने कि ये फॉरेन एक्सचेंज के काम करे भाई, फॉरेन करेंसीज को देखे, ये राइट किसने दिया भाई? ये राइट दिया है जो एक एक्ट है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसको कहते हैं, 1999। इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिया है, ये राइट दिया है कि आप एज ए कस्टडियन काम कर सकते हो और आप मैनेज भी कर सकते हो। ओके, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है, यहां पे वो बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है बच्चों, क्या? सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडियन है बिल्कुल। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेस मैनेज्ड फ्लोटिंग। बच्चों ये मैनेज्ड फ्लोटिंग वही है जो मैंने आपको समझाया अभी, ना फ्लेक्सिबल ना फिक्स्ड, टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारी करेंसी या बाकी करेंसीज का जो है उनकी रेट स्टेबल रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर होता है तो वो सबके लिए नुकसानदायक होता है ना। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी रहे, इस बात को इंश्योर कौन करता है बच्चों? इस बात को इंश्योर करता है सेंट्रल बैंक। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज with a view to achieving stability of exchange rate for the domestic currency। भाई अगर ज्यादा लगने लगता है आरबीआई को कि ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, थोड़ा बहुत तो उन्होंने छोड़ रखा है कि जो चल रहा है चलने दो अकॉर्डिंग टू मार्केट, लेकिन अगर लगता है ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उस फ्लक्चुएशन को रिजर्व बैंक कैसे कंट्रोल करता है? फॉरेन करेंसी को खरीद के या बेच के, है ना। रेट कम होने लगती है, ज्यादा होने लगती है, तो वो फॉरेन करेंसी को खरीद के या बेच के, मतलब उसकी डिमांड को बढ़ा करके या डिमांड को कम करके उस रेट को स्टेबल करते हैं। और ये काम भी कौन करता है बच्चों? सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो बच्चों, 10 मिनट्स के लिए फटाफट रिज्वाइन कर लो, है ना। फटाफट सब लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी आ जाए, छोटे छोटे 1-2 पॉइंट है, फटाफट कवर करते हैं, चलो।